दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 792 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना उल्लेखनीय है कि वह मानवाधिकार संगठनों से कुछ मतभेद रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तब कुछ मानवाधिकार समूह उसके विरोध में आ जाते हैं। यह एक सच्चाई है और यह काम केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। इसी कारण बीते दिनों विदेश मंत्री जयशंकर ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर बनाए हुए है। उन्हें यह टिप्पणी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह कहा था कि उनका देश भारत में मानवाधिकारों के हनन की निगरानी कर रहा है। यह अच्छा हुआ कि भारत ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के पाकिस्तान दौरे के समय उनकी गुलाम कश्मीर की यात्रा पर भी दो टूक शब्दों में कहा कि यह उनकी ओछी राजनीति का परिचायक है। समस्या केवल यह नहीं है कि कुछ देश संकीर्ण इरादों से लैस होकर मानवाधिकारों के मामले में भारत को उपदेश देना अपना अधिकार समझते हैं, बल्कि यह भी है कि मानव अधिकारों की बात करने वाले कई ऐसे नेता और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन हैं जो यह काम खुले दुराग्रह के साथ करते हैं। ऐसा करते हुए वे आतंकियों की करतूत की अनदेखी ही करते हैं। जैसे मानवाधिकार की आड़ लेकर अपने अन्य इरादों की पूर्ति का काम विभिन्न देश और उनके संगठन करते हैं, वैसे ही स्वदेश में यही काम कुछ राजनीतिक दल भी करते हैं। अपने देश में आतंकवाद का शायद ही कोई मामला ऐसा हो जिस पर छिछली राजनीति न की जाती हो। इस राजनीति का निकृष्ट रूप तब देखने को मिला था जब मुंबई हमले को RSS की साजिश बताने की कोशिश की गई। यह भी किसी से छिपा नहीं कि किस तरह हिंदू संगठनों को लश्कर और जैश से भी अधिक खतरनाक बताया गया, या फिर बाटला हाउस मुठभेड़ को फर्जी बताने की होड़ लगी।
अथवा आतंकियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि राजनीति आतंकवाद से लड़ने में बाधक बने? वोट बैंक की ताक में रहने वाली इस सस्ती राजनीति की अनदेखी कर आतंक और खासकर कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसी तरह नक्सलवाद के खिलाफ भी। निसंदेह आतंकवाद पर लगाम लगाने के मामले में एनआईए ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन जितनी जरूरत इस एजेंसी की और सक्षम बनाने की है, उतनी ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों को भी चेंज। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा को सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार के स्तर से कई निर्णय लिए गए। इसमें एक अहम निर्णय यात्रा मार्ग के साथ ही अन्य मार्गों पर सभी व्यावसायिक वाहनों में जीपीएस लगाने से संबंधित था। निश्चित रूप से यह कदम न केवल चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने में मदद करता, बल्कि प्रदेश में खनन, आबकारी व अन्य मालवाहक वाहनों पर नजर रखने में भी सहायक साबित हो सकता था। सरकार ने अनिवार्य करने के बाद परिवहन कारोबारियों के दबाव में इस निर्णय को वापस ले लिया। इससे परिवहन कारोबारियों को लाभ होगा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे कहीं ना कहीं वाहनों के अवैध संचालन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे यात्रा मार्ग पर नंबर से चल रहे ग्रीन कार्ड धारक व्यावसायिक वाहनों के अलावा अन्य व्यावसायिक वाहनों के अवैध रूप से संचालन की आशंका बनी रहेगी। तर्क यह दिया जा रहा है कि पुराने वाहनों में जीपीएस बाहर से लगेगा तो वाहन चालक इसका कनेक्शन आसानी से हटा सकता है। यहाँ यह बात समझने की है कि यात्रा की शुरुआत में वाहन को ग्रीन कार्ड की फिटनेस लेते समय जीपीएस को दिखाना अनिवार्य होता। यदि बीच में इसका कहीं कनेक्शन टूटता तो विभिन्न चेक पोस्ट के माध्यम से इस वाहन को आसानी से ढूंढकर इसकी खामियों को दुरुस्त किया जा सकता था। यह बात भी समझने वाली है कि यह व्यवस्था केवल यात्री वाहनों के लिए नहीं थी, बल्कि निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों के साथ ही अन्य सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के लिए भी थी। इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य वाहनों के अवैध संचालन पर अंकुश लगाना व यात्रियों को सुरक्षा देना भी था। बहरहाल सरकार ने अब इस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है, तो निश्चित तौर पर इस बात का भी ध्यान दिया होगा कि वाहनों पर नजर रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
क्या हो सकती है। उम्मीद है कि जल्द ही यह व्यवस्था सबके साथ साझा की जाएगी। सरकार को चाहिए कि वह यात्रा मार्ग पर वाहनों पर नजर रखने के लिए चेकपोस्ट और प्रवर्तन दलों की संख्या में बढ़ोतरी करे। इससे यात्रियों को सुरक्षित सफर की गारंटी देने की सरकार की मंशा को मजबूती मिलेगी। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।